हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। क्योंकि आपको मालूम है कि पॉलिटी का किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसका एक अलग ही एक तरीके से एक वैल्यू रहती है और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे पॉलिटी पे बेस्ड होते हैं। और कहीं ना कहीं जितने स्टूडेंट्स होते हैं, पॉलिटी एक तरीके से काफ़ी ब्रॉड है तो इसको करते समय उनको कन्फ्यूज़न भी रहता है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो देखिए, पॉलिटी आपको जो भी चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले ध्यान ये देना रहता है कि आपको बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ताकि आपको जो चीज़ें अगर आती हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पॉलिटी पे बेस्ड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको इसलिए रखा है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम उठता रहता है। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये बेसिकली हमारे संविधान में निहित है, इसके लिए आपको ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो संविधान में आरक्षण को किसी अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको मैं पहले अनुच्छेद के नंबर बता देता हूँ। देखिए, आपको मालूम हमारा जो संविधान है, इसके स्टार्टिंग में जब ये बना था तो उस समय बनने के टाइम इसके जो अनुच्छेद थे वो थे आपके 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसके 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये आपको डाटा क्लियर होना चाहिए कि बनते समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। और इनको 22 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए, 22 भागों में इनको विभाजित किया गया था क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही ब्रॉड है। ये आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो आपको मालूम है कि नए नए एक तरीके से संशोधन हो जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे यानी आज के टाइम पे जो टोटल हमारे अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखने हैं 448। ठीक है, ये अनुच्छेद हैं। और इसमें हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12 अनुसूचियाँ हैं, देखिए प्रेजेंट टाइम में। और इस समय हमारा जो टोटल इसके भाग किए गए वो 25 यानी 25 भागों में हमारे पूरा संविधान को बांटा गया है। तो ये एक तरीके से प्रेजेंट टाइम का डाटा है और आपको इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि संविधान लागू होने के टाइम पे 395 थे और इस समय जाके 448 हो गए, यानी कि अचानक नहीं बढ़ गए। हर 2-3 साल में जैसे संशोधन होता है तो 395 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 448 हो गए। तो कई बार अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ कि मान लेते हैं किसी ने पुराना डाटा यूज़ किया, मानिए 2010 की बात किया, ठीक है, तो उस समय हो सकता है 448 ना हो, 420 ही हो। तो आपको ये ध्यान दीजिएगा कि किस टाइम की बात वो कर रहा है कि 1950 के आसपास यानी 395 थे, अभी 448 हुए हैं। तो देखिए, वही यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि किस यानी कि हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये रखा गया। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो एक तरीके से आरक्षण का मुद्दा है वो हमारा बेसिकली फर्स्ट यानी 330 अनुच्छेद वाले में रखा गया, यानी आर्टिकल 330। तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो भी आरक्षण का एक तरीके से वो भी किसके लिए, देखिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यहाँ पे मेनली बात हो रही है कि आर्टिकल 330 पे उनके लिए यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा रखा गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक तरीके से कोर्ट होता है। कोई भी डिसीजन होता है, अगर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कौन बदल सकता है, किसके पास अधिकार होता है। देखिए, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, राष्ट्रपति का आदेश होगा या कानून द्वारा संसद यानी संसद में कानून बनेगा तब उसको हटाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना होती है या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना होती है। तो इसमें आपको ध्यान ही देना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है, नंबर ऑफ एक तरीके की संख्या होती है, वो क्या होगा कि संसद में एक कानून लाया जाता है, उसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं। यानी कि हमारा मेनली क्या होगा, कानून द्वारा संसद। ठीक है,
यानी कि संसद ने जो कानून बनाती है उसके ही हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को चेंज कर पाते हैं। यानी कि हमारा इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी कानून की वजह से देखिए अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि 1956 में जो स्टार्टिंग था 1956 में उसमें 10 थी इनकी संख्या, 1960 में 13 हो गई संख्या, 1970 यानी कि 1977 में मैं आपको लिख भी देता हूँ कि 1956 में इनकी नंबर थे 10 थे जजों की संख्या थी। उसके बाद 1960 की अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या हो गई थी 13 हो गई थी। उसके 77 में इनकी जो संख्या थी वो लगभग 17 हो गई थी और 1985 में जाके 25 हो गई थी। फिर जाके 2010-15 तक 31 थी। अभी एक फिर से संशोधन आया था, उसके हिसाब से देखिए इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या क्या है, 34 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि इनकी संख्या लगातार चेंज होती रहती है जैसा भी यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस को छोड़ के मैं बता रहा हूँ कि इतनी इतनी संख्या होती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन चेंज कर सकता है, तो संसद में क्या होता है उनके लिए बिल लाया जाता है। और यही पे एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जब भी कोई भी कानून बनता है देखिए तो क्या होता है संसद द्वारा बनता है, ठीक है। अब कैसे कानून बनता है वो देखिए, संसद के आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए संसद के 3 पार्ट होते हैं। देखिए कई बच्चे समझते हैं कि संसद के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है लोकसभा होता है संसद का पार्ट, दूसरा बताइए क्या होता है, दूसरा होता है राज्यसभा, ये भी एक संसद का पार्ट होता है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति भी संसद में ही इंक्लूड किया जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा हमारा क्या होता है, निम्न सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति होता है। तो जब भी कोई भी कानून लाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, बिल आता है, यानी कि बिल लाते हैं कहाँ पे, लोकसभा में। अगर वो बिल यानी कि हमारा एक्ट जो भी है पास हुआ यानी कि, तो उसके बाद लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में एक तरीके से पास होने के लिए जाता है, बिल पारित होता है। अगर राज्यसभा में पास हो गया यानी लोकसभा उसके राज्यसभा दोनों में अगर वो चीज़ पास हो जाता है देन आखिरी बार जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने भी उसको सिग्नेचर कर दिए या पास कर दिए तो हमारा क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि कानून जो है संसद बनाती है, लेकिन संसद में तीनों पार्ट यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये किसी स्टेट के बारे में बात कर रहा है। जैसा आपको पता है कि भारत में कई सारे स्टेट हैं, तो उसी लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्यपाल के हाथ में शक्ति होती है। दूसरा बोला कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, ये आपको ध्यान देना है। और थर्ड कह रहा है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो देखिए इनमें से आपको राइट आंसर देखना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको किसी स्टेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो पावर होता है मेनली मंत्री परिषद के थ्रू होता है। उसके बाद राज्यपाल के पास वो चीज़ आती है। जैसे राज्यपाल आप ऐसे सीख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का रोल होता है एक तरीके से पूरे कंट्री में, उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल का भी रोल होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य में जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण कौन होते हैं, मंत्री परिषद, यानी कि सारे मंत्री जो होते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी, ठीक है। तो वो हमारे उनके हाथों में पावर रहता है। उसके बाद जो भी बिल लाना होता है, जो भी चीज़ें होती है स्टेट में, वो राज्यपाल के थ्रू वो पारित की जाती है। ये दोनों हमारे क्या हैं, राइट ऑप्शन हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे बात हो रही राज्यपाल की। अब देखिए राज्यपाल के बारे में आपको बताता हूँ कि हर स्टेट में राज्यपाल हो, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं। तो राज्यपाल एक तरीके से उस स्टेट का काफ़ी एक तरीके से पावर रखते हैं। तो अब यहाँ बोला राज्यपाल को कौन हटा सकता है अगर चाहे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए कि राज्य विधानसभा, यानी कि जो वहाँ पे एक तरीके से मिनिस्टर्स होते हैं, संसद ये सेंटर के अधीन हो गई, राष्ट्रपति इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान ही देना है कि राज्यपाल को जो हटाने का एक तरीके से पावर रहता है वो किसके पास, राष्ट्रपति के पास रहता है। क्योंकि सभी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, सभी राज्यपाल किसके अंडर काम करते हैं, राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं।
तो इसका नाम हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको हटा सकता है। नेक्स्ट हम देखिए बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है जिनमें आप वोटिंग करते हैं तो उनमें क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 10 संख्या है लोकसभा की सीटों की। तो ये जो सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन सभी सीटों पे कोई एक तरीके से कास्ट वाले यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। सभी ये डिवाइडेड है कि हाँ अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटों पे लड़ना है, जनरल को कितनी सीटों पर लड़ना है, ओबीसी को कितना है, यानी सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से पहले से फिक्स होती है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अनुसूचित यानी एसटी जो आदिवासी बिल्ड के होते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी सीटें हैं। तो आपको ध्यान देना कि एसटी कैटेगरी में हमारी जो लोकसभा की जो सीटें थे सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी, ये हमारी होंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में टोटल अगर पूछा जाए कितनी सीटें हैं तो आपको याद रखना 29 लोकसभा सीटें हैं, और 29 में जो एसटी पे बेस्ड हैं वो कितनी है 6 सीटें हैं हमारी एसटी यानी कि आदिवासी बिल्ड पे हैं, इसलिए सबसे बड़ा स्टेट ही माना जाता है। इसका अंदर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि मध्य प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वालों के लिए लोकसभा की सीटें रखता है। नेक्स्ट हम देखिए बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा तो आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति एक तरीके से क्या होता है, उपराष्ट्रपति हमारा जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि जो भी राज्यसभा एक तरीके से लगती है उसका ये महामहिम होता है, कौन, उपराष्ट्रपति। तो अगर कभी भी इसको हटाने का कोई प्रस्ताव आया जाता तो कहाँ पे लाते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं क्या, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त क्षेत्र में एक साथ बैठ के उसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति हमारा कहाँ पे होता है, राज्यसभा का सभापति है, तो उसका जो भी हटाने का श्रेय किसको हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों को। मतलब राज्यसभा के सदस्य अगर चाहेंगे तो आपस में मिलकर प्रस्ताव लाएंगे जिसकी वजह से क्या होता है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे टिक लगाएंगे केवल राज्यसभा के द्वारा। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। अब आपको मालूम है कि भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं मैक्सिमम इलेक्शन कौन करवाता है, देखिए चुनाव आयोग कराता है, निर्वाचन कौन, चुनाव आयोग होता है। अब चुनाव आयोग अगर इतना पूरा इंडिया में बहुत से चुनाव कराता है तो इनमें से कुछ ऐसे भी चुनाव हैं जो कि इसके अंडर में नहीं आते हैं, ठीक, वो स्टेट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे में आपसे बोल रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति का हो गया इसमें, इसके बाद कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का, या राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ हो गई, या उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम निर्वाचन आयोग के अंडर में नहीं आने की बात करेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, थर्ड वाला, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ, क्योंकि ये हमारे राज्य की अधीन होती हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये हमारा थर्ड ऑप्शन होगा कि राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ चुनाव आयोग के अंदर नहीं आने वाली, लोकसभा राज्यसभा के राष्ट्रपति से इसका निर्वाचन आयोग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, यानी कि ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि सबसे बड़ा एरिया कवर करता है न्याय क्षेत्र के लिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट दिया गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय दिया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया है, और कोलकाता उच्च न्यायालय दिया है। तो यहाँ पे आपको देखिए ध्यान देना है कि सबसे बड़ा रीज़न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न, देखिए ये जो 3 है ये तो काफ़ी हद तक मेट्रो सिटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कौन सा है, देखिए गुवाहाटी। आपको मालूम है गुवाहाटी हमारा पूर्वोत्तर में पड़ता है, और पूर्वोत्तर में कई सारे हमारे स्टेट हैं, 7 तरीके से 7 सिस्टर्स भी हैं, यानी 7 छोटे स्टेट्स भी हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो उन सभी स्टेटों का क्या करता है, एक तरीके से न्याय अपना क्षेत्र वहाँ तक रखता है। तो इसलिए सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र कौन सा होगा, गुवाहाटी होगा। ये पूरा ईस्ट में एक तरीके से देख रेख कर रहा है, तो इसलिए आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। अब आपको मालूम है कि हमारे संविधान में टाइम टू टाइम संशोधन भी होते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं या जो चीज़ें लानी चाहिए वो हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये जो आपका तरीके से प्रस्ताव इससे लिया गया कि हमारे देश में जो संविधान बना है कई सारी कंट्रियों की चीज़ों को देख कर
इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो राज्यसभा के बारे में गलत है, गलत पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। थर्ड कह रहा है कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। और फोर्थ कह रहा है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब आप राज्यसभा के बारे में पहले जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए राज्यसभा को मैंने आपको पहले बोल दिया कि संसद का एक पार्ट है, ठीक है, संसद एक पार्ट है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से उच्च सदन, उच्च सदन बोलते हैं, भी मैंने आपको बताया अभी। अब इसमें ध्यान ये देना कि जो राज्यसभा में कितने सदस्य बैठेंगे, ये आपको ध्यान देना कि 250 हमारे जो होते हैं राज्यसभा में सदस्य होते हैं। अब 250 में से 238 एक तरीके से चुने हुए आते हैं विभिन्न राज्यों से। आपको मालूम है कि हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीटें होती हैं, ठीक है। तो ये 238 चुने हुए आते हैं उस स्टेट से, बच्चे 12 ये जो 12 होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। ये विभिन्न एक तरीके से सेक्टर से आ सकते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स है, कोई फिल्मी एक तरीके से सेलिब्रिटी है, तो राष्ट्रपति जिनको चाहेगा उनको ये 12 को ये मनोनीत करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान ही देना है। इसमें पहले ऑप्शन में कहा गया है कि 12 सदस्य कौन मनोनीत करा, प्रधानमंत्री, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट एक तरीके से रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, एकदम सही है। देखिए अब जितने आपके सदस्य आ गए हैं राज्यसभा में, 1/3 1/3 क्या होते हैं, हर 2 वर्ष बाद रिप्लेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा में जितने सदस्य हैं पूरी तरीके से चेंज नहीं होते, ठीक है। इसलिए एक अगर सदस्य की बात की जाए तो कितने वर्षों तक रहता है राज्यसभा में, 6 वर्षों तक रहता है वो, ठीक है। क्योंकि 2 वर्ष में 1/3 होंगे, अगले 2 वर्ष में 2/3 होंगे, फिर अगले वर्ष में इस तरीके से, यानी कि एक सदस्य 6 वर्षों तक रहता है राज्यसभा में। और राज्यसभा पूरी तरीके से भंग नहीं होती है, क्योंकि हर 2 साल में नए सदस्य आ जाते हैं। इसके लिए मतलब ये होगा कि हमारा जो भी होगा राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। ये एक तरीके से सही स्टेटमेंट है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है बताइए, अभी बताया मैंने आपको, उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए राज्यसभा को ही अधिकार है कि अपने उपराष्ट्रपति को हटा सके, उनके सदस्यों को ही अधिकार होता है। मतलब नीचे के तीनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है, ऊपर वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत है, जिसमें कहाँ पे कि प्रधानमंत्री न करके कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहचानना है कौन सा असत्य है, मतलब हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन नंबर ए, ये रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। अब इसके देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको दिया गया है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि संसद के कौन कौन पार्ट होता है, लोकसभा होता है, निम्न सदन, राज्यसभा होता है, उच्च सदन और राष्ट्रपति। अब आप इसमें ऑप्शन देते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद में हमारे तरीके से पार्ट होते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन याद रखते हैं आज इस प्रैक्टिस का। इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है। तो आपको पता है कि जितने भारत में स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें आपको कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है। और ये किसके थ्रू होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैंने एक बिल आया था 2009 में शिक्षा के अधिकार पे बेस्ड, जिसमें ये कहा गया कि 25% जो सीटें होती हैं, जितना भी स्कूल में सीटें हैं उसका 25% में गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे। तो इस पे हमारा जो क्वेश्चन आया है, बोल रहा है कि किनको ये अलाउ किया गया, केवल सरकारी स्कूल को अलाउ किया गया है कि प्राइवेट स्कूल को, कि दोनों को ये सब दिया गया। तो आप देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 4, ठीक है। कि कुछ ऐसे भी होते हैं प्राइवेट स्कूल जो एक तरीके से अनुदान पे चलते हैं, कुछ अनुदान पर नहीं चलते हैं, खुद के एक तरीके से हवाई पे चलते हैं, पैसे पे चलते हैं। तो इस सब को इंक्लूड किया गया, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे अनुदानित प्राइवेट स्कूल हो या बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल हो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वालिटी पे बेस्ड एक प्रैक्टिस